लोके जरार भयमृत्युतारनीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। हाँ यार गाइड करने वाला ना थोड़े दिन ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਿਛਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਾਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਆ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। डॉक्टर महेंद्र सर आपको होस्ट बना दिया गया है। नहीं चलनी है डॉक्टर बच्चे को सिर्फ आप मेरे नाम के पास जाइए और वहाँ पे मेक होस्ट करिए थोड़ा पचना शुरू हो जाए। कौन से क्वेश्चन में जाना है सर? पार्टिसिपेंट के पास जाइए पहले। बंदे इन्ने खुश होए यार पार्टिसिपेंट्स इस काम लिए आया सी बंदा सानू समझा करिए। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी म्यूट करिए। हाँ सर पार्टिसिपेट के बाद करने के बाद फिर मेरे नाम के पास जाइए डॉक्टर अरविंद पाठक टीवी हो जाती है वहां जाके मेक होस्ट टीवी वाले बंदे तो पता यार इलाज हो जाना मेरे नाम पर। हाँ थैंक यू सर। जे ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। हाँ प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग माधव निदान का जो है सत्र वो शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर हम मांसार्बुद के बारे में पढ़ेंगे जो जानना समझना बहुत जरूरी है। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ और फिर हम शुरू करते हैं। मांसार्बुद के निदान क्या बताया गया है कि मुष्टि प्रहारादिभिर्रर्दिते अंगे मांसम प्रदुष्टम जनेधिसोतम अवेदनम स्निग्धम अन्य वर्णम अपाकम अश्मोपमम प्रचाल्यम प्रदुष्ट मांसस्य नरस्य गाढ़म मेतद वेनमास परायणस्य मांसार्बुदम त्वेत साध्य मुक्तम। एक मिनट अब इन्होंने इसका हिंदी वाला हम पढ़ते हैं, बाकी लोग म्यूट रखिए प्लीज। इसमें बोल रहे हैं कि जिस अंग में घूसे आदि का प्रहार लगता है, जैसे बॉक्सिंग वगैरह कर रहे हैं, पहले के जमाने में लोग पहलवानी करते थे तो बॉक्सिंग टाइप करते थे, या फिर ऐसे घूसे वगैरह का प्रहार लगता है, उस स्थान का मांस दूषित होकर शोथ हो जाता है। उसमें पीड़ा नहीं होती है, वह चिकना होता है, देह के समान ही उसका वर्ण होता है, पत्थर के समान कठोर और स्थिर होता है, पकता नहीं है। चोट आदि लगने से जिसका मांस दूषित हो जाता है अथवा जो मनुष्य मांस बहुत खाता है उसे वह शोथ हो जाता है, इसे मांसार्बुद कहते हैं। यह भी असाध्य होता है। इसमें ऐसा बताया कि मुष्टि प्रहारादि कारणों से दुष्ट हुआ मांस धातु अल्प वेदना युक्त स्निग्ध स्पर्श त्वचा के समान वर्ण का पाक रहित पत्थर जैसा कठिन स्थिर अर्बुद का निर्माण करता है। अति प्रमाण में मांसाशन यह भी मांसार्बुद का एक प्रमुख कारण है। यह अर्बुद असाध्य होता है। इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं कि मांसजन्य संप्राप्ति महा मुष्टि प्रहारादि इत्यादि अश्मोपमम पाषाणवद कठिनम।
कठिनम अचाव्यम अचास्यम स्थिरम यद्यपि रक्तमासा अर्बुदयो। एक जी मिनट। आप होस्ट हैं, शेयर कर लीजिएगा जी। जी सर। हाँ, इसमें फिर बता रहे हैं कि यद्यपि रक्त मासार्बुदयो रक्त मासयोर हेतत्वेनोक्ति स्थापि रक्तजे पित्तम मासजे वैरारंभकः एवमपि ताभ्याम घृत दुग्धन्यानेन व्यपदेशः मासपरायणस्य मासाशनशीलस्य तस्य चाति मात्रम मास वृद्धि मासम मासेन वर्धते इत्यभिधानात्। मतलब रक्तज अर्बुद के बाद हम मासार्बुद संप्राप्ति के बताते हैं कि अश्वममम, ये मुष्टि प्रहार इत्यादि से बता रहे हैं कि पत्थर के समान कठोर एक अर्बुद होता है। और अप्राचाल्यम, इसका मतलब स्थिर, ना हिलने वाला, ना गति करने वाला, दृढ़। यद्यपि रक्तज और मांसा अर्बुद में रक्त और मांस को हेतु माना गया है, तो भी रक्तज अर्बुद में पित्त और मांसज में वायु का रोगारंभक दोष मानना होगा। मतलब रक्तज में अगर हम लोग देखें तो वहां पे पित्त की दृष्टि है, मांसार्बुद में वायु का दोषारंभक दोष मानना पड़ेगा। इस विधि से भी उसका घृत दुग्ध न्याय से व्यपदेश जानना चाहिए। अर्थात जैसे घृत दुग्ध से बनता है, तो भी घृत और दुग्ध के गुणों में भेद रहता है, उसी प्रकार रक्त और मांस के दोषों का पृथक व्यपदेश माना जाता है। मांस परायण से अर्थात मांसाहार करने वाले व्यक्ति को भी होता है, उसमें मांस वृद्धि अधिक होती है, क्योंकि मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। मांसज अर्बुद के लक्षण कहते हैं कि मुष्टि प्रहार अथवा मुक्का मुक्की होने से, अर्थात अचानक जब मांस स्थान पर सख्त चोट लग जाती है, तब वह स्थान अत्यंत पीड़ित हो जाता है। वहां का मांस फट जाने से अथवा अधिक दो चोट लगने से सूज हो जाया करता है। कालांतर में पीड़ा तो नष्ट हो जाती है, किंतु शोथ वैसे ही चलता है। वह पिंडाकार शोथ स्निग्ध होता है, वर्ण में भी वह देह के प्राकृतिक वर्ण का ही होता है। वह पकता नहीं है, प्रत्युत पत्थर के समान कठोर और स्थिर और दृढ़ सा बना रहता है। जिस मनुष्य का मांस दूषित हो जाता है और जो व्यक्ति मांस खाने वाला हो, उस व्यक्ति में भी अर्बुद बहुत गहरा और मजबूत होता है। रक्तार्बुद के बाद यह मांसार्बुद भी असाध्य माना गया है। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या कि कहीं चोट वगैरह लग गया है और मांस का अर्बुद है, पत्थर की तरह कठिन ऐसा अर्बुद होता है? कंचन मैम, आपने देखे हैं? जी सर, महेंद्र मैंने सर? देखे हैं। हाँ सर मैंने देखे हैं, एक्चुअली में हमें एलोपैथी में ऐसा कोई डायग्नो हेतु मानते नहीं है। मैंने 2-3 मरीज ऐसे देखे, उनके असाध्य मतलब कीमो को भी क्या हुआ था, उनका एक्सीडेंट हुआ था इन मरीजों का। और एक्सीडेंट के बाद एक व्रण जैसा मतलब जैसे गहरी चोट आ जाती है, और जो घी जिसमें कुछ ना कुछ खुजली या ऐसी अंदर अंदर तक व्रण जैसा रहता है। फिर वो ये जो मांस था, ये करीब 1-1.5 साल में पका था, और फिर ये बिल्कुल पत्थर के समय ठोस हो गया था। डायग्नोसिस में लिम्फोमा निकला था। और लेकिन वो बोल रहे थे कि एक्सीडेंट के बाद ही सारी परेशानी चालू हुई है। ऐसे एक नहीं, 4-5 मरीज देखे, लेकिन ऐसा हेतु हमारे एलोपैथी में बताया नहीं गया है। और सारे चारों के पांचों मरीज मरे ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि वो बीमारी कीमो को भी रिस्पॉन्ड नहीं करी। जी सर। लेकिन एक्सीडेंट उनका हेतु था ना, तो आयुर्वेद के हिसाब से देखिए तो आंसर मिलता है, एलोपैथी के हिसाब से नहीं मिलता है। और सब नॉन वेजिटेरियंस थे, पांचों के पांचों। जी, ठीक है। और महेंद्र सर, आप कुछ बोलिए प्लीज। प्रणाम सर। सर मैं ये कह रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा जो कारण है, चोट के अलावा जो मांस का खाना है ना, ये असली जो चीज दी है, मांस हाँ। परायण है, मांस असीनरस है, सबसे बड़ा ये कारण है इसमें। मतलब चोट के बाद में यदि मांस का प्रयोग नहीं किया तो मांस की वृद्धि नहीं होगी और उसमें उतनी वो असाध्यता नहीं आएगी। जी हाँ, कंचन मैम, आप क्या बता रही हैं? प्रणाम सर। एक बच्चा था सर, मतलब 18 साल का होगा वो करीब करीब। और वो जैसे फुटबॉल खेलते हैं ना, तो वो रत्नागिरी साइड का था। गांव में बच्चे कैसे ना कि बहुत ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, तो वो भी बहुत खेलना पसंद करता था, फुटबॉल बहुत खेलता था वो। एक दिन उसको चोट लगी पैर में, मतलब वो फुटबॉल बहुत जोर से हिट हो गया उसके पैर में। तो वहां पे उसको ऐसे गार्ड जैसे बन गया। पहले उसको लगा सूजन है, वो सूजन फिर बाद में ना गार्ड जैसे कन्वर्ट हो गया। और फिर काफी दिन तक वो रहा, उसको पेन हो रहा था काफी। और फिर उसने वहां की रत्नागिरी साइड के ही हॉस्पिटल में बताया। तो उन्होंने बोला इसका ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तब तक के वो एक्चुअली इतना बड़ा हुआ नहीं था, वो मैनेजेबल था, कि वो हो सकता था कि कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते थे तो वो ठीक हो जाता था। पर उसको
सर्जरी करने के बाद उसका जो हिस्टोपैथ किया गया ना, तो उसमें कैंसर आया सर। फिर उसका कैंसर का ट्रीटमेंट चालू हुआ। मतलब बहुत बार ऐसे भी होता है कि कुछ नहीं है, छोटी चोट लगी है, जैसे मांसाहार को हम अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो सच में ये हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कैंसर उसके बॉडी में पहले ही था और वहां पे अर्बुद आया। ऐसे नहीं, वो हीटिंग की वजह से ही उसको डेवलप हुआ था। मतलब बॉल जोर से लगने की वजह से, चोट लगने की वजह से ही उसको डेवलप हुआ था। और एक बच्ची थी सर, करीब करीब 13 साल की होगी। अ, अभी भी मैं उसको देख रही हूँ। तो उसको भी सेम खेलते कूदते ही उसको कुछ तो भी चोट लगी एंकल में। उसको भी वैसे ही सेम गार्ड जैसे डेवलप हुआ था, अर्बुद, मांसार्बुद। और उसको भी ऑपरेट ही करने बोला था। ऑपरेट करने के बाद सर उसका फिर इतना सीवियर बड़ा है ना कैंसर। मतलब कि ऑस्टियोकार्सिनोमा में उसका मतलब डायग्नोसिस उन्होंने ऑस्टियोकार्सिनोमा ही किया। फिर उसको नी में उसका आया, फिर बोले एम्पुटेशन करे। फिर एम्पुटेशन करने गए तो फिर बोले एम्पुटेशन अभी करेंगे तो ये लोअर बैक में गया है। तो बोले बैक को फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। कीमो भी नहीं चल रहा है उसका, अभी कुछ नहीं, वो बेड रिडन है पेशेंट सर। काफी मतलब 3-4 महीने से वो कंप्लीट बेड रिडन है। उसको मैंने लास्ट ईयर देखा था तो व्हील चेयर पे मेरे पास आई थी। और अभी बिल्कुल कंप्लीट बेड रिडन है सर वो पेशेंट। मतलब वो हीटिंग की वजह से। अभी 13 साल के बच्चे में उसका हेतु वगैरह लिया था तो इतना खाना पीना इतना बुरा नहीं था, पर बच्चे जैसे अभी खा रहे हैं कि चिप्स खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, पेस्ट्री खा रहे हैं, ये तो सभी चल रहा है। पर ऐसे घर में बाकी चीजें नहीं थी कि उसको बिल्कुल एकदम कैंसर डेवलप हो जाए। ये चोट लगने की वजह से ही डेवलप हुआ था। और मुझे पहले लगता था कि ये कैसे, मतलब चोट ही लगी तो है कि पर वहां से ही स्टार्ट होता है। वो फिर चोट लगी वहां पे, वो अर्बुद जैसे फॉर्म हुआ और वहां से वो फिर उसकी पैथोलॉजी कंटिन्यू होना स्टार्ट हो गई सर। जी सर। जी, और किसी को कुछ बताना है बता सकते हैं। सर लाइपोमा और ये अलग रहेगा ना सर? लाइपोमा में तो फैट्स का रहता है, मेदो अर्बुद रहता है। जी सर। इसमें मांस धातु की दृष्टि है। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहते हैं बता सकते हैं, और नहीं बताना है तो आप लोग सुनिए। मैं मेरा अभी ही बताऊं सर, ये हाँ, 15-20 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल से। अच्छा, गाय से लग के एकदम गिर गया। हाँ, और पैर में चोट आई बहुत बुरी तरह। उस समय ऐसा लगा मानो फ्रैक्चर हो गया। हम्म, और फ्रैक्चर होने के बाद कुछ फिर मैंने एक्सरे वगैरह, उसमें कुछ नहीं रहा, लेकिन वो गांठ आज तक मेरे है। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो जो मांसशील और मांस उससे वो बढ़ता। उस समय जी, ये हल्की सी गांठ मेरे पैर में आज तक है। वो उसको करीबन 20-25 वर्ष हो गए। जी, लेकिन वो उस तरह का नहीं बढ़ा, क्योंकि उस तरह का मैंने प्रयोग नहीं किया। मेरे हिसाब से चोट के बाद में जो उसका आगे का प्रयोग है, जो नॉन वेज का, हाँ, उससे शायद वो ज्यादा होता है। हाँ, अगर आप नॉनवेज खाते तो वो बढ़ जाता। वो बढ़ जाता। मैं अब भी इसको आपको फोटो भेज सकता हूँ, मेरे पैर में है ये अब हाँ, तक। हाँ, भेजिए ना सर, और सर हमें आपका फेस भी देखना है कभी ना कभी तो। हाँ, ठीक है, ठीक। जी, ठीक है, अर्बुद प्रणाम। के। हाँ, बोलिए। आरती में। प्रणाम सर, इसका मतलब सर जैसे अगर कोई चीज जैसे जैसे चोट वगैरह लगती है तो सर उसको हमें उसको सुप्रेस नहीं करना चाहिए, उसको नेचुरल वे में हील होने देना चाहिए। जी, हाँ, सर जैसे अभी बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जैसे जिसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि एफएनएसी कराओ या एमआरआई या सीटी स्कैन जो भी है सर इसको कराते हैं, तो सर इसका मतलब उस चीजों से भी ये बढ़ता है क्या? हाँ, ओके। उसमें हेतु ये बताया कि मांस दूषित हो जाता है। मैम ये जो सर आपने ऐसा बोला, मैंने मैम कई जो आपने ये केसेस में बोला ना, देखा। जो एक्चुअली क्या है, वायु चली ही जाती है, क्योंकि वायु अंदर मतलब गलत स्थान पे नहीं जाना चाहिए। हालांकि अगेन फिर से एलोपैथी में ऐसा कुछ बोलते नहीं है, लेकिन मैंने देखा है जैसे किसी को कोई अर्बुद ऑलरेडी है और उसका एफएनएसी और बायोप्सी कराते हैं तो उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि वहां पे वो वायु अंदर चली जाती है। तो पर क्या एमआरआई और सीटी स्कैन ऐसे जैसे आजकल क्या है मैम, कि रिपीटेडली कराते रहते हैं, जैसे जिसको कैंसर है नहीं, 15 दिन के बाद, महीने एमआरआई बाद सीटी सर स्कैन में उतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर एफएनएसी बायोप्सी करें और उसके बाद कोई इलाज ना करे, बस देखने के लिए कर लिया, तो वो बढ़ता है। ये मैंने मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है मैम।
वायु चली जाती है। जैसे सर ने बोला ना कि व्रण अगर गहरा हो जाए मांस में और वायु अंदर चले जाए तो वहां पे फिर वो विकार पैदा कर देती है। उसी प्रकार में कहीं कोई गांठ है या मांस दूषित है या लसिका तगड़ी मतलब हार्ड लसिकाएं हैं और वहां पे एफएनएससी की और उसके बाद वो नहीं किया तो रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो सर जैसे व्यक्तिगत रूप से मैंने रिपीटेडली एमआरआई और सीटी स्कैन होता है आजकल, जैसे एक कॉमन नहीं नॉर्म सा मैम, उससे उससे नहीं होता, उससे उतना नहीं। जो थैंक अंदर यू। जैसे छिद्र करते ना, छेद कर देते मांस में या मतलब वायु चली जाती है, शमन नहीं करे वायु का, बढ़ा रहे, एस्पिरेट कर दिया नॉर्मल देखने के लिए। यही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और यही गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि हम जहर जो कीमोथेरेपी नहीं दे सकते बिना उसके जांच करे एफएनएसी या बायोप्सी। लेकिन एमआरआई सीटी से उतना नहीं होता। हाँ, मेमोग्राफी में दबाव पड़ता है तो उससे होता है डेफिनेटली। जी बायोप्सी नहीं करानी चाहिए कौन मिला के, यदि आपको 100 में लग रहा है तो वो बायोप्सी से आगे नुकसान हो सकता है उसमें। जो अपन मांस लेके मांस चेक कराते हैं उससे उसकी दिक्कत हो सकती है। वो और फैल जाता है। हाँ जी, मगर कभी कभी बायोप्सी करना जरूरी होता है। जरूरी रहता है ना, तब क्या करना? कब कब क्या है कि पहले आयुर्वेदिक, अगर हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, एलोपैथी में तो कोई ऑप्शन नहीं है। आयुर्वेद वालों के पास जब आ रहे हैं तो हम लोग पत्र पोटली स्वेद और कांचनार को गोल में दो पाचक आरोग्यवर्धनी वटी व्रण शोधक व्रण रोपक सॉरी ग्रंथि पाचक वटी रौद्र रस ये सब दे के देखें। अगर उससे वो ठीक हो गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ठीक हो रहा है बढ़ रहा है तब उसके पास जाना चाहिए, एफएनएससी और बायोप्सी करें। नहीं कंट्रोल हो रहा है तो अभी सर अपने एक पास आया था चीज ना वो, मुझे और उसमें क्या पूछना नाम थी। है, संभाषा में कोई पेशेंट था, उसके लिए अपन ने इसलिए तो मना कर दिया, उसकी बायोप्सी हो चुकी थी। हाँ क्योंकि बायोप्सी से उसको फैलने का डर था, इसलिए तो उसको मना कर दिया था। वो पेशेंट आया था ना अभी अभी हाँ 5-7 दिन पहले। हाँ बराबर। सर एक बायो और चीज इनसे आदित्य सर से मुझे पूछना था सर, जैसे अभी कुछ पेशेंट्स रहते हैं, अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको बहुत तेज फीवर था 10-12 दिन से, तो मतलब 6 years पहले उसको बहुत तेज फीवर था। तो उसने कहीं दिखाया और डॉक्टर ने बिना किसी जांच के उसको बोला कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है, और उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन शुरू कर दी। सर 2-3 months में सर उसको बॉडी के अंदर मतलब जैसे उसको बहुत गर्मी जैसा फील हुआ, और उसके बाद उसको बहुत सारे डिजीज शुरू हुए। तो उसने यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में दिखाया, तो गवर्नमेंट सेक्टर वालों ने उसको ये बोला कि आपने जो टीबी की मेडिसिन लिया है आपको टीबी है ही नहीं। उसके बाद उसका सारा टेस्ट वगैरह किया तो 2-3 months के बाद तो उसने बोला कि अभी क्या टीबी की मेडिसिन छोड़ दूं, तो उसने बोला कि नहीं, अगर आपने स्टार्ट किया है तो यू हैव टू कंटिन्यू। तो सर मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको टीबी होता नहीं है, बट टीबी की मेडिसिन दे दी जाती है मतलब विदाउट एनी टेस्ट। तो सर क्या उस मेडिसिन को हम बीच में छुड़वा सकते हैं एज आयुर्वेदिक फिजिशियन? इज इट सेफ टू मतलब विड्रॉ दैट मेडिसिन और यस नॉट? मैम, इट इज सेफ टू विथड्रॉ द मेडिसिन अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं रहते हैं एलोपैथिक वालों के पास, तो क्या है, जीर्णगत ज्वर जब भी रहता है तो उसका एक कॉमन कारण जैसे होता है ना, किसी को बुखार आ जाए तो कॉमन कारण मलेरिया, ऐसे जीर्णगत ज्वर जब भी रहता है कॉमन कारण उसका ऐसे जीवाणु जो हमारे कोशिकाओं जैसे जिसका स्ट्रक्चर रहता है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिनमें सेल वॉल नहीं रहती है, इस टाइप के आ, आ, ये सबसे कॉमन कारण रहता है। तो इसलिए वो टीबी चलाते हैं, और नहीं तो हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है, एंटीबायोटिक की तो एक इलाज है। तो और एक सर बार चला दिया और टीबी हुआ, 3 महीने लिया तो फिर वो रेजिस्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको दोषों के अनुसार ट्रीट करें तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, सर जैसे पर मैंने ये महासुदर्शन, चीज देखा है कि जिसका लौ एक बार अब्रक। टीबी का इलाज हो जाता है, जो भी ये ड्रग्स यूज होते हैं टीबी में, जिनका भी ये इलाज हुआ होता है, वो पेशेंट कभी भी लाइफ टाइम रिकवर नहीं कर पाता। मतलब उसमें वो रिकवरी हो ही नहीं पाती जो एक नॉर्मल पर्सन में हो जाती है, बहुत मैम एक्चुअली फास्ट। में क्या है ना कि टीबी की कोई मेडिसिन ऐसा तो ही नहीं कि कोई टॉनिक या औषधि है, सब लैब में बने हुए ड्रग्स है। तो वो क्या है, मजबूरी में देनी पड़ती है, और वो डेफिनेटली कई लोगों का जीवन बचाती है। और जो लोग, कई लोगों को क्या होता है, ड्राइनेस आ जाती है, हीट आ जाती है, पित्त विकार वात विकार हो जाता है अंदर, दाह होता है। तो उसके कारण नई नई और परेशानियां, खून में अलग अलग विकृति, अस्थि अस्थि धातु में अलग अलग विकृति आने लगती है, जैसे सोरियासिस हो सकती है, रक्त जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, सूखेपन की अलग अलग बीमारियां, स्टोन्स हो सकती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ ड्राइनेस के कारण।
तो ये सारी परेशानियां चालू हो सकती है। हो सकता है डायबिटीज हो जाए, इन सब के कारण प्रमेह हो जाए, तो ये सब संभव है। लेकिन मैम, कि अगर टीबी का इलाज हम अगर आयुर्वेद ना दे और एलोपैथी भी ना दे तो पेशेंट गया, फिर तो उसको नहीं बचना है। तो अगर कभी भी क्या होता है, किसी भी इंसान को बुखार आ रहा है ना, तो उसका वेट लॉस होता ही होता है, उसका सारे धातु क्षय होता है, तो उसको बुखार उसकी जान लेता है ना कि मतलब जैसे अगर किसी को सपोज 104 या 105 बुखार आ रहा है और वो 20 दिन तक चल रहा है, तो पेशेंट पूरा केचेक्सिक हो जाएगा, उसके सारे धातु जल जाएंगे, तो बुखार से उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जिससे दूसरे रोग आ जाते हैं। तो मैम इसलिए जैसे टीबी का अगर समझ में नहीं आता है तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना रखी है कि ऐसे ऐसे स्टडीज करी गई थी कि जैसे जिन लोगों को बुखार है और टीबी डायग्नोज नहीं हो पा रहा है, कई लोग को क्या करते हैं, हम टीबी के इलाज चालू करते हैं ना, तो उनका बुखार रिस्पॉन्ड कर जाता है हफ्ते भर में। तो ऐसे लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए। फिर बोला कि जिनका बुखार वेग था, चला गया, लो ग्रेड था 100 101, अब उनका क्या करें, अभी वो एकदम ठीक है, तो उन जो लोग दवा छोड़ देते हैं, देखा है कि उनका बुखार फिर से आता है। और एलोपैथी में क्योंकि टीबी की एटीटी के अलावा कोई इलाज नहीं, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट के अलावा, तो कहते हैं कि आपने क्यों छोड़ दी थी, डिफॉल्टर हो गए इस तरीके से। अदरवाइज मैम, सारा इलाज करें, ज्वर चिकित्सा, अरिष्टम दें, अमृता अरिष्टम, महासुदर्शन काढ़ा, मृत्युंजय, बस जैसा भी, जय मंगल अगर जरूरत पड़े, और जो भी अवले दें, जैसे भी अग्नि हिसाब से, तो मैम काम करेगा, क्यों नहीं करेगा। और मैम मैंने किया भी इलाज। मैंने अभी क्या है, एक मरीज था जिसको 64 ईयर मेल था, उसको कोई सिम्टम नहीं था। अब उसको एक बेकर सिस्ट, मतलब घुटने में साइनोवियल फ्लूइड जो श्लेष्मक क्लब कफ होता है, जो चिकनापन करता है, उसकी सिस्ट बन गई थी, बेकर सिस्ट। तो पेशेंट एसिम्टोमेटिक था, 60 65 70 साल की उम्र थी उसकी। तो मैंने बोला आप आग का पत्ता लगाइए और उससे सूजन कम होगी, गर्म करके आग का पत्ता, शिगरू का पत्ता, निर्गुंडी का पत्ता, तो आग का उसने लगाया, उसको आराम मिलने लगा। तो वो डॉक्टर का फादर था, तो उसका क्या हुआ कि वो किया, बायोप्सी करके सीबी नेट भेज दिया वहां से, मतलब फ्लूइड निकाला और उसका टेस्टिंग भेजी, तो सीबी नेट पॉजिटिव आ गया। सीबी नेट ट्यूबरकुलोसिस का डीएनए टेस्ट होता है। तो अब करें क्या, उसको मिल रहा है आग के पत्ते से आराम। अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, तुम्हारा ये साफ करेंगे और उसका एटीटी चालू करेंगे। अब पेशेंट को कोई परेशानी नहीं है, बस वहां पे पॉजिटिव आया, तो अब वो फंसा। और अब वो, क्योंकि प्रोटोकॉल ऐसा है कि अब कोई इलाज नहीं है, अगर वो इसी की जगह अभ्रक भस्म, लौह भस्म और जो मतलब काढ़े, जैसे उसको आम था उसकी अग्नि दीपन कर देते, उसको ग्रंथि पाचक दे देते, तो वो सब वो इम्प्रूव हो रहा था। अब उसको एटीटी चालू कर दे तो वो उसका बंटाधार हो ही रहा है अभी। तो इस तरीके से होता है। तो मैंने देखा है कि ये जो एटीटी या जो टेस्टिंग होती है, ये गवर्नमेंट के जो एलोपैथिक नियम है और पेशेंट सेटिस्फेक्शन, पेशेंट को लग रहा है कि उसका कुछ चल रहा है, इसलिए करा लेना चाहिए। नहीं तो पेशेंट दूसरे के पास चलाएगा, दूसरा डॉक्टर बोलेगा कि अरे वैद्य जी ने टेस्ट ही नहीं किया, तो ऐसे वो गुमराह करते हैं। लेकिन अदरवाइज हमारे पास औषधियां बहुत जबरदस्त है मैम, सारे पंचतिक्त महातिक्त बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो अग्नि बढ़ाइए, दीपन पाचन कीजिए, तो अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक या एस आई के टीबी पॉजिटिव आ रहा है, पीसीआर, तो एकदम ठीक हो जाता है। ये तो मेरा व्यक्तिगत वो है ना एक्सपीरियंस। जी थैंक यू सो मच। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं तो यही कह रहा था सर, उसको विड्रॉल के लिए अपन विड्रॉल कर सकते हैं उसको, और जैसे अपन किडनी के पेशेंट बताते हैं, जब से बताते हैं, उसमें कई बीमारी होती हैं। अब एलोपैथी वालों ने तो कंफर्म कर दिया कि किडनी फेलियर हो गया, और उसके सूत वगैरह का, जो ग्रहणी वगैरह का वो ट्रीटमेंट उसके हिसाब से करना पड़ता है। वही मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि एलोपैथिक का जो कंफर्मेशन किया है वो कंफर्मेशन हो। लेकिन मैम कह रही थी विड्रॉल किस चीज है, उसको उसको धीरे 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 उसको अपन बंद कर सकते हैं एलोपैथिक की मेडिसिन को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे उसके जो सिम्टम्स हैं वो कम होते जाएंगे। जी सर एक किडनी फेलियर का ही सर एक एक्सपीरियंस सर मैं शेयर करना चाहती हूँ सर। हाँ। मेरे पास पेशेंट थे सर, बहुत ज्यादा पुअर थे सर। उनका क्रिएटिनिन जब वो मेरे पास आए थे 8.3 था सर। और सर वो कुछ भी नहीं कराना चाहते थे, वस्ती भी नहीं है। और उन्होंने बोला कि हमें कुछ ऐसा दीजिए जो 500 रुपीज के नीचे हो, इससे ज्यादा हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो सर मैंने उनको चंद्र प्रभा वटी और वृक दोष अर्कवात आता है पतंजलि का, सर उनको मैंने वो दो चीज सर दी। और सर मैंने उनको क्वाथ बनाने को बोला, गिलोय, हरिद्रा और छोटी इलायची। और फोर्थ सर जो उसमें एड ऑन था, वृक दोष क्वाथ था
सर ये उनको मैंने बोला, और साथ में सर उनको प्रीवियसली सर टीबी का भी वो कोर्स ले चुके थे, तो सर उनको भूख का भी बहुत ज्यादा इशू था। तो सर मैंने साथ में कभी पथ्यादिक्वात और कभी भूनिवादिक्वात दिया सर। ये केस मेरे पास अराउंड फरवरी में आया था सर। तो उसको सर उस समय इतना हाई क्रिएटिनिन हो गया था कि उसको वॉमिट्स भी होती थी और उसको इंसेफ्लोपैथी भी साथ में सर स्टार्ट हो गया था। उसकी आंखें पूरी ऊपर को रोल हो जाती थी, पेशेंट डायबिटिक भी था सर। तो सर भगवान की कृपा से उसका ऐसा मैनेज हुआ सर, पेशेंट इज स्टिल अलाइव, जिसको बोला गया था कि ये 3 to 4 days अंडर ऑब्जर्वेशन रखो, कि मतलब उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो कहीं एडमिट हो सके, तो उनका रेगुलर सिर्फ ब्लड टेस्ट कराती थी मैं सर। तो सर ब्लड टेस्ट उनका अभी भी जो है क्रिएटिनिन दैट इज अराउंड 6 or 7, पर सर पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है। उसका मैंने आम का चिकित्सा किया, उसको भूख बराबर लगती है। उसको मैंने बोला कि 3 ग्राम सौंठ, सिर्फ सौंठ, सौंठ आराम से मिलता है मार्केट में, यहाँ आप अदरक को सुखाओ, उसका सौंठ बनाओ सर, आपने भोजन में डालना है। और पथ्य पथ्य मैंने सर उसका वो कंट्रोल किया कि आप दाल तो परचेज कर सकते हो, दाल बस मूंग दाल को सौंठ का तड़का लगाना है, त्रिकटु या सौंठ सर। उससे सर वो पेशेंट अभी लाइव भी है, उसको भूख भी लग रहा है, जहां वो सिर्फ पूरे दिन में एक रस खाता था सर पेशेंट, अभी सर वो अपना 2 या 3 चपाती पर डे खा रहा है। और सर अभी भी वो पेशेंट जिंदा है सर, और उसका क्रिएटिनिन लेवल पर स्टिल हाई है, बट उसमें कोई सिम्टम नहीं है। जो सिम्टम उसमें पहले आ रहे थे, वॉमिट्स और ये सारा कुछ, सर रिपोर्ट्स उसकी कुछ बोल रही है, बट जो पेशेंट बोल रहा है दैट इज टोटली डिफरेंट। सर ऐसा भी कभी कभी हो जाता है आयुर्वेद मेडिसिन से, तो बस यही शेयर करना था। थैंक यू सर। मैडम, बजाय अपन क्रिएटिनिन के उसके जो लक्षण है उनको देखें तो उसके हिसाब से उसका अच्छा ट्रीटमेंट होगा। जैसे जी जो जो सर, लक्षण है उनको अपन दिक्कत करें कि वो सब धातु के और दोषों के ही हैं। तो ये पित्त का रोग हुआ, मुख्य रूप से पित्त के अपन ट्रीटमेंट करें, जैसे मध्यष्टि है, गुरुची है, कुटकी है, इस तरह से उपयोग उनका करें तो अपन को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी सर और आप अभी गुरुची मैंने का उनको भाषा का प्रयोग करा के देखो, उसका जो क्रिएटिनिन है वो डाउन हो जाएगा। सर गुरुची तो चल ही रहा है उसका सर। अभी मैंने उसमें रिसेंटली दीपन पाचन के लिए 3 ग्राम नागर मुथा भी ऐड कर दिया है सर। बस इतना ही मैंने एडिशन दिया है, क्योंकि वो डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है, और क्रिएटिनिन उसका हाई है। तो सर कभी कभी ये होता है कि हम रिपोर्ट्स ना सोचकर सिर्फ आयुर्वेद बेस से अगर सोचे, तो मैंने ये सिर्फ इसीलिए शेयर किया है क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी कि इसका इतना रिपोर्ट है, ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। उनको भी सर यही बोला गया था कि तुरंत डायलिसिस कराइए, बट उसकी क्षमता ही नहीं थी। तो फिर जो समझ में आया सर वो किया, बट पेशेंट अभी जिंदा है और उसमें सिम्टोमेटिक कुछ नहीं है सर। मैम, और जैसे सर ने ये पढ़ाया था पित्त शामक बस्ती रोगों में पित्त पित्त का शमन करने वाला, कफ का शमन वाले बस्ती हो, मैम बहुत पावरफुल है। जैसे उस दिन डिस्कस हुए थे करीब महीने भर पहले, यष्टि मधु लोद्र चंदन कमल और शीर का जो शीर पाक बनाते हैं, इसमें बिल्वा अबले या त्रिफलागित और जीवनीगढ़ जैसे जीवक रिश्वक मेधा काकुली शीर काकुली मुद्गा पर्णी माशपर्णी जीवंती मधु का। तो मैम ये जो किडनी की बीमारियों में अगर हम बस्ती देंगे ना मैम, ये डेफिनेटली काम करेगा, बार बार देंगे, बहुत अच्छे हो गए मैम। जी मैम। आदित्य सर, आप तो बीएमएस से भी ज्यादा हो गए सर। हाँ हाँ बीएमएस वालों को इतना ध्यान नहीं रहता जितना आपको ध्यान रहता है। सब आयुष तरफ के पैसा आप लोग। अच्छी बात है ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है ना। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, आधे घंटे बाद फिर मिलते हैं 7 बजे। अष्टांग हृदयम, उसकी हम जो टीका वचन करते हैं वो करेंगे। थैंक यू सभी लोगों का, थोड़ा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।